नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। दोस्तों, जो वीडियो आज हम लेकर के आए हैं, इससे पूर्व का एक वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप लोग जा कर के चैनल पर देख सकते हैं। उसी क्रम में बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो सेकंड पेपर होता है हिंदी साहित्य का, उसका हम सिलेबस लेकर के आए हैं, यानी सिलेबस का डिटेल लेकर के आए हैं। और हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि सिलेबस के अंतर्गत आप फर्स्ट सेमेस्टर में जो सेकंड पेपर है उसमें क्या पढ़ेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग सेकंड पेपर क्या पढ़ते हैं। अब गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है, उससे संबंधित ये सिलेबस है। और इसमें संदेह नहीं है कि ये अन्य विश्वविद्यालयों में भी चल रहा होगा। हालांकि एक बार अपना जो सिलेबस है इस वीडियो से मैच ज़रूर करा लीजिएगा, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना होने पाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं सिलेबस। जो सेकंड पेपर है उसका नाम है हिंदी काव्य प्रथम, ठीक है। और इसको हम HND 102 ये कोड होता है, उसके थ्रू इसको हम जानते हैं। क्योंकि जब भी एडमिट कार्ड वगैरह जारी होता है या टाइम टेबल आपका जारी होता है तो उसमें ये कोड के ज़रिए बताया जाता है। इसके अंतर्गत 5 इकाई है, 5 इकाई में ये बटा हुआ है। आइए देखते हैं फर्स्ट इकाई प्रथम इकाई क्या है। तो प्रथम इकाई के अंतर्गत हम आदिकालीन एवं मध्यकालीन काव्य का इतिहास पढ़ेंगे। आपका जो सिलेबस है हिंदी विषय का, इसमें आप आदिकालीन एवं मध्यकालीन काव्य का इतिहास पढ़ेंगे। ये डिटेल में आप पढ़ेंगे, ठीक है। और जो आदिकालीन के अंतर्गत आपको पढ़ना है वह होगा आदिकाल। आदिकाल का आप नामकरण पढ़ेंगे और काल निर्धारण पढ़ेंगे, ठीक है। आदिकाल को किन किन विद्वानों ने यानी किन इतिहासकारों ने कौन कौन सा नाम दिया है और इसका काल निर्धारण यानी समय सीमा किस आधार पर प्रस्तुत की है, ये आप इसे पढ़ेंगे। फिर है आदिकालीन काव्य। आदिकालीन काव्य के अंतर्गत कौन कौन से काव्य आते हैं वो आप जानेंगे। आप उसकी विशेषताओं के बारे में समझेंगे कि कौन कौन क्या विशेषता रही है, किस प्रकार की कविताएं रची जा रही थी, किस धारा की कविताएं रची जा रही थी आदिकाल के समय। तो इसके अंतर्गत जो है सिद्ध साहित्य है, ठीक है, जैन साहित्य है, रासो साहित्य है, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य है। आदिकाल के अंतर्गत इतने साहित्य और इन साहित्य के साहित्यकारों को आप जानेंगे। इस समय के जो ग्रंथ रहे हैं उनके नाम आप समझेंगे। फिर आता है मध्यकाल। मध्यकाल में आप पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल, मतलब कि पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल मतलब कि रीतिकाल। रीतिकाल और भक्तिकाल आप डिटेल में समझेंगे। मध्यकाल के अंतर्गत पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत रीतिकाल है। और भक्तिकाल में कौन कौन से लेखक आपके सिलेबस में हैं, यानी कौन कौन से कवि आपके सिलेबस में हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं आपके सिलेबस में हैं, वो आप पढ़ेंगे। और भक्तिकाल की जो प्रवृत्तियां रही हैं वो भी आप इसमें जानेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि भक्ति आंदोलन, भक्ति की शुरुआत कहाँ से हुई, भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, और भक्ति का जो प्रचार प्रसार करने में किन किन लोगों का योगदान रहा है, उन सभी के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। निर्गुण एवं सगुण धाराओं के बारे में आप जानेंगे कि कौन लोग रहे हैं जो निर्गुण से जुड़े और कौन लोग जो रहे हैं जो वो सगुण से जुड़े, और जो निर्गुण से जुड़े उनके विचार क्या रहे हैं और जो सगुण से जुड़े थे उनके विचार क्या थे, क्योंकि अपनी अपनी विचारधाराओं के आधार पर लोगों ने अनुसरण किया था। उसके बाद है आपका रीतिकालीन काव्य, ठीक। रीतिकालीन काव्य में पृष्ठभूमि आप जानेंगे रीतिकाल की, और रीतिकाल नामकरण को समझेंगे क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने इसको अन्य अन्य नामों से प्रस्तुत किया है। तो किस विद्वान ने किस नाम से इसे प्रस्तुत किया है ये आपको याद करना होगा, पढ़ना होगा। फिर कवि और काव्य के बारे में जानेंगे। इनसे संबंधित रीतिकाल से संबंधित कौन कौन से कवि हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, और कवियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को आपको जानना होगा। उसके बाद अगला जो इकाई है, सेकंड इकाई है आदिकालीन कवि और काव्य, ठीक है।
आदिकालीन कवि, ये आपकी पुस्तक हो जाएगी। एक आदिकाल और मध्यकाल से संबंधित एक मध्यकालीन काव्य है, ठीक, बुक है। और बुक में जो आपका सिलेबस होगा, अब यहाँ पर उनकी आप रचनाएं पढ़ेंगे, कवि के बारे में आप उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जानेंगे। साथ ही साथ उनकी कौन से पद हैं या उनके कौन से दोहे हैं जिनका अध्ययन आपको करना है, वह यहाँ आप लोग देख लीजिए कि गोरखनाथ जी हैं, आपके नाथ संप्रदाय से संबंधित रहे हैं। ये गोरखनाथ की रचना थी, उनका ग्रंथ था गोरखबानी। और गोरखबानी के जो संपादक रहे हैं वो पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी थे। और इस पहले आप सब्दी पढ़ेंगे। सब्दी में संख्या 1, संख्या 4, संख्या 7 और संख्या 8 और संख्या 16, यानी 1, 4, 7, 8 और 16, इस संख्या की जो सब्दी है वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। और उससे संबंधित फिर एक और है, पद है रागश्री, जिसका नाम है राग रामश्री। इसमें का जो पद है वो 10वां पद है और 11वां पद, यह आपके सिलेबस में है, ये आपकी बुक में होगा। इसे आप पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसकी व्याख्या को समझेंगे। फिर आप यहाँ देखते हैं कि अमीर खुसरो जी हैं, ये भी आदिकालीन काव्य हैं से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आदिकालीन कवि रहे हैं अमीर खुसरो जी। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व आप पढ़ेंगे, जिसे डॉक्टर परमानंद पांचाल जी ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। उनसे संबंधित यहाँ पर जो अमीर खुसरो का व्यक्तित्व एवं कृतित्व है आप जानेंगे। इनकी अमीर खुसरो की कव्वाली है, जिसको कव्वाली घा एक नाम से जाना जाता है। उसके बाद गीत अंगा 4 और 13, यह आपके सिलेबस में है, आप इसे पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को समझेंगे, इसकी व्याख्या को समझेंगे। फिर इनका एक दोहा है, दोहा चा, जो पृष्ठ संख्या 86 में है, यानी कि जो इनकी पुस्तक है दोहा चा, उसके अंतर्गत पृष्ठ 86 है, वो पढ़ेंगे। और दोहा 5, दोहे गोरी सोवे खुसरो रैन, देख मैं चकवा चकवी और सेज सुनी, यह इनकी रचनाओं के नाम हैं, यानी इनकी कविताओं के नाम हैं। यह आप पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, अपनी बुक में, और इससे संबंधित व्याख्याओं को भी समझेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि व्याख्या उपर्युक्त निर्धारित पाठ से, यानी ये जो भी पाठ हैं, ये जो पद्य रचनाएं हैं या गीत है, जो कुछ भी है, दोहा है, इसकी आप व्याख्या को भी समझेंगे। फिर आलोचना, इससे संबंधित या निर्धारित कवियों की काव्यगत विशेषताएं क्या रही हैं और महत्व क्या है, यह आपके यूनिट नंबर 2 में आता है, ठीक। इतने में आपको इन्हें पढ़ना होगा। इनसे संबंधित आपके डिस्क्रिप्टिव प्रश्न भी आ जाते हैं, 5 नंबर के जो होते हैं, और ऑब्जेक्टिव में तो इनसे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। अब यहाँ यूनिट 3 देखते हैं दोस्तों, भक्तिकालीन कवि और काव्य। भक्तिकाल, जिसे मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल के रूप में माना गया है ना। तो पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल के अंतर्गत कौन कौन से कवि आपके सिलेबस में हैं, यानी आपकी पुस्तक में हैं। यहाँ पर कबीरदास जी हैं। अब कबीरदास का जो कबीरदास नाम से जो ग्रंथ रहा है, वो उसके संपादक रहे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। आप यहाँ कबीर जी की साखी पढ़ेंगे, उनकी रचना का नाम है, उनके ग्रंथ का नाम है, जिसमें गुरुदेव को अंग है ना। साखी के अंतर्गत आप गुरुदेव के अंग को पढ़ेंगे, और इसके अंतर्गत जो दोहे आप पद पढ़ेंगे वो 1 है, 9 है और 11 है। इन पदों को आप पढ़ें। फिर एक गुरुदेव को अंग हो गया, दूसरा विरह को अंग हो गया, ठीक। यहाँ पर संख्या 2, संख्या 13, संख्या 24, यह आप विरह को अंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर है पदावली, और इसमें संख्या 16 आप पढ़ेंगे। यहाँ पर जब आप लोग इसे पढ़ेंगे, उसके साथ ही साथ आपको इसकी व्याख्या पता होनी चाहिए, यानी कि कबीरदास जी के जो भी पद रहे हैं, जो भी दोहे रहे हैं, उसकी व्याख्या आपको आनी चाहिए, ठीक है। आप उसकी व्याख्या भी समझेंगे। फिर कबीर की भक्ति क्या रही है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और अब आप जब डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें कई बार पूछ लिया जाता है कबीर का दार्शनिक विचार क्या रहा है, या
उन कबीर की भक्ति किस प्रकार की रही है, या जो कबीर का काव्य सौंदर्य क्या रहा है, इस प्रकार के छोटे प्रश्न आते हैं। इसलिए आप इसे पूर्ण रूप से कबीरदास जी को अच्छे से आपको पढ़ना ही होगा। जब आप अच्छे से कबीरदास जी को जान लेंगे, समझ लेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में जान लेंगे, उनका काव्य सौंदर्य समझ लेंगे, उनका दार्शनिक विचार समझ लेंगे, तभी आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। फिर है मलिक मोहम्मद जायसी जी, और जायसी ग्रंथावली इसके संपादक रहे हैं जो रामचंद्र शुक्ल जी। जायसी ग्रंथावली इन्होंने लिखी है, रामचंद्र शुक्ल जी ने। उससे संबंधित इन्होंने स्तुति खंड लिया है, स्तुति खंड 7, फिर सिंघल द्वीप वर्णन 18, ठीक, मानसरोधक खंड 8, नखशिख खंड 1 और 2, नागमती वियोग खंड 5। ये जो रचना है दोस्तों, ये जो आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि नागमती वियोग खंड, नखशिख खंड, मानसरोधक, ये इनकी रचना है पद्मावत। उससे संबंधित ये सारे पद हैं, ये सारे खंड हैं और खंडों की ये पद हैं। इसे आपको पढ़ना है और इसके जो व्याख्या है, इसकी व्याख्या को भी समझना है। साथ ही साथ जायसी जी की प्रेम संवेदना आपको समझनी होगी, प्रस्तुत करनी होगी, पढ़नी होगी। वियोग वर्णन उनका पढ़ना होगा, सौंदर्य वर्णन, रहस्य चेतना और काव्य कला, यानी इतना सबको आपको समझने के लिए जायसी को आपको डिटेल में पढ़ना होगा। अगला जो यूनिट है दोस्तों, वो है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत है भक्तिकालीन सगुण कवि और काव्य। ठीक है, भक्तिकालीन सगुण कवि और काव्य। अभी इसके पहले आपने निर्गुण पढ़ा था, कबीरदास जी हैं, जायसी जी हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर सगुण कवि, और सगुण कवि में सूरदास जी हैं और तुलसीदास जी हैं, ठीक, 2 कवि हैं। और इनका जो सूरदास जी हैं, उनका भ्रमर गीत सार है, जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनका पद संख्या आप 7, 12, 23, 24 और 26 पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या को जानेंगे एवं समझेंगे। साथ ही साथ आप सूरदास जी के काव्य सौंदर्य को पढ़ेंगे, भक्ति भावना, विरह वर्णन और सौंदर्य वर्णन, यह सब आपको पढ़ना है आपके इस सिलेबस के अंतर्गत। फिर हैं तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी के अंतर्गत आप रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा ही लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत आप अयोध्या कांड पढ़ेंगे, और अयोध्या कांड के अंतर्गत आप दोहा संख्या जो है 28 से 41 तक, यह आपके सिलेबस में है। 28 से 41 तक आपके सिलेबस में है, इसे आप पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसकी व्याख्या को भी समझेंगे। एवं तुलसीदास जी के काव्य सौंदर्य, भक्ति चेतना, रामचरितमानस के संदर्भ में अयोध्या कांड का महत्व, ये भी जानेंगे। और आपकी पुस्तक होगी, उस पुस्तक के अंतर्गत ये सभी दोहे और चौपाइयाँ इससे संबंधित होंगी। आप इसे अपनी पुस्तक लेकर के देख सकते हैं। फिर आखिरी यूनिट है दोस्तों, आखिरी यूनिट में यूनिट नंबर 5, रीतिकालीन कवि और काव्य। रीतिकालीन कवि और काव्य के अंतर्गत बिहारी दास जी हैं और घनानंद जी हैं, ठीक। बिहारी जो है रीति सिद्ध के अंतर्गत आ जाएंगे और ये रीति मुक्त के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, रीतिकाल के दोनों भेद आपको सामने दिख रहे हैं और दोनों भेद के कवि हैं। और बिहारी रत्नाकर रचना का नाम है, पुस्तक का नाम है, जिसके संपादक हैं वो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, ठीक। इनके जो आरंभ के 10 दोहे हैं इस पुस्तक के अंतर्गत, बिहारी रत्नाकर पुस्तक के अंतर्गत आरंभ के जो 10 दोहे हैं वो आपके पुस्तक के अंतर्गत आया है, सिलेबस में आया है, और उसे आप पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसकी व्याख्या को भी जानेंगे। एवं बिहारी का जो काव्य सौंदर्य है, श्रृंगार वर्ण है, बिहारी के काव्य में भक्ति है, नीति और श्रृंगार है, बिहारी की बहुज्ञता है, यह सब आप अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। उसके बाद है घनानंद जी और घनानंद ग्रंथावली। यह पुस्तक जो आपकी पुस्तक के अंतर्गत जो दोहे दिए गए हैं, जो पद दिए गए हैं, वह घनानंद ग्रंथावली से लिए गए हैं, ठीक, जिसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। और
जो रचना है वो सुजान हित है। इसके अंतर्गत 4, 6 और 7 ये पद का नाम है। इसकी आप व्याख्या को समझेंगे। पहले तो आप काव्य को देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी व्याख्या को समझेंगे। साथ ही साथ घनानंद का काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे, प्रेम संवेदना पढ़ेंगे, श्रृंगार वर्णन पढ़ेंगे एवं उनकी काव्य कला को आप डिटेल में पढ़ेंगे। यह आपका पूरा जो सिलेबस है 5 इकाइयों में बटा हुआ था और 5 इकाइयों में बटा हुआ सिलेबस है। ये सेकंड पेपर है जिसका कोड है 102, ठीक है। और ये पूरा जो पेपर है ये काव्य मध्यकालीन और आदिकालीन काव्य से संबंधित है। और दोस्तों फिर हम उपस्थित होंगे नया वीडियो लेकर इसके आगे का, क्योंकि जो पेपर कोड HND 103 है वो भी हमें लाना है, ठीक है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकॉन दबा करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें एवं शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और किस प्रकार के आपको वीडियोस चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।